नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस कक्षा में। हमने बात की रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनाओं की। एक और आलोचना जो पिछले वीडियो में शेष रह गई थी, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। वो है तुलनात्मक लागतों के रिकार्डियन सिद्धांत। इस बात के लिए भी आलोचना की गई है कि उन तत्वों की जानकारी नहीं देता है जो दो देशों के बीच व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं। इस आलोचना को देखते हुए एग्डेवर्थ ने टिप्पणी की कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत जिस तरह से रिकार्डो ने अपना चित्रण प्रस्तुत किया है, वह व्यापार की शर्तों की समस्या को स्पष्ट नहीं करता है। तुलनात्मक लागतों का रिकॉर्डियन सिद्धांत बताता है कि कोई देश किस वस्तु का निर्यात करेगा और वह किस वस्तु का आयात करेगा, लेकिन वह इस बात की जांच नहीं करता है कि वह आयात के लिए अपने निर्यात का आदान प्रदान करेगा। यानी कि व्यापार की शर्तों के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देता है कि आयात करने वाला देश कितनी मात्रा में आयात करेगा और उसके बदले में कितना निर्यात करेगा। उनका जो आदान प्रदान या विनिमय की दर होगी वो कितनी होगी। हालांकि व्यापार की शर्तों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इस पर व्यापार में भाग लेने वाले दोनों देशों को प्राप्त होने वाले लाभों का हिस्सा निर्भर करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि जो समस्या रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में छोड़ दी थी, उसका हल निकाला था प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं क्लासिकल ही J.S. मिल, और उन्होंने व्युत्क्रम मांग सिद्धांत यानी कि रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी दी थी। और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की इस कमी की, जो कि व्यापार शर्तों को निर्धारित नहीं करता है, इसको हटाने का उन्होंने कार्य किया था। तो इस प्रकार से क्लासिकल इकोनॉमिक्स J.S. मिल ने इस प्रॉब्लम को हटाया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिकार्डो के बाद में जो श्रम सिद्धांत वाली आधारित थी, उसको हटाने के लिए हैबरलर का अवसर लागत दृष्टिकोण है तुलनात्मक लागत सिद्धांत का। तो रिकार्डो द्वारा प्रदत्त तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन मूल्य के श्रम सिद्धांत को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने त्याग दिया। हालांकि तुलनात्मक लागतों के सिद्धांत को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वैध और सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। मूल्य का श्रम सिद्धांत अच्छा नहीं है, क्योंकि श्रम की मजदूरी पूरे देश में एक समान नहीं पाई जाती है। इसके अलावा श्रम सजातीय नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, समरूप नहीं होता है, और विभिन्न गैर प्रतिस्पर्धी समूहों की मजदूरी कम से कम अल्पकाल में समान नहीं होती है। मूल्य के श्रम सिद्धांत के खिलाफ एक और गंभीर आपत्ति यह है कि यह मानता है कि केवल श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन है, लेकिन वास्तव में वस्तुओं का उत्पादन अकेले श्रम द्वारा संभव नहीं है, बल्कि उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी आदि विभिन्न साधनों के विभिन्न संयोजनों का इस्तेमाल होता है। इसलिए दो वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करने के लिए केवल उनकी श्रम लागतों का उपयोग करते हुए सापेक्ष मूल्यों का जो अनुमान लगाया जाता है, वो गलत विचारधारा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, क्योंकि एक वस्तु को श्रम की तुलना में अधिक पूंजी की आवश्यकता हो सकती है, जबकि दूसरी वस्तु को उत्पादन में श्रम की तुलना में अधिक भूमि की आवश्यकता हो सकती है। तो जो संसाधनों का या साधनों का अनुपात है विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक होता है, वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए जो श्रम के आधार पर अनुमान लगाया जाता है लागतों का, वो ठीक नहीं है। इसलिए विभिन्न वस्तु के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कारकों का परिवर्तनीय अनुपात वस्तुओं के तुलनात्मक लागत का निर्धारण करने में श्रम सिद्धांत को बना देता है। इसलिए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैबरलर ने अवसर लागत के संबंध में तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है। तो उन्होंने इसमें रिकार्डो के सिद्धांत में सुधार किया है कि वो श्रम लागतों से हटा करके उन्होंने अवसर लागत पर इस थ्योरी को व्याख्या की है। तो अवसर लागत क्या होती है, पहले ये देखते हैं। तो दी हुई तकनीक और उत्पादन साधनों की मात्रा के साथ एक वस्तु माना कि गेहूं की अवसर लागत दूसरी वस्तु माना कि कपड़ा की वह मात्रा है जिसे उस देश को पहली वस्तु अर्थात गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो दो वस्तुओं के उत्पादन में यदि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करनी हो, तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा घटानी पड़ेगी उसको पहली वस्तु की उत्पादन की अवसर लागत कहा जाएगा। इस प्रकार अवसर लागत दोनों वस्तुओं की सीमांत लागत के अनुपातों को मापती है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या में अवसर लागत की अवधारणा को आमतौर पर उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से चित्रित किया जाता है। अब हम बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जिन्हें किसी देश द्वारा उपलब्ध तकनीक और साधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। तो समझ रहे हैं आप कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन प्राप्य संयोगों को बताता है जिनको दी हुई तकनीक और उत्पादन साधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि अनुकूलतम उपयोग द्वारा उत्पादन किया जाना संभव होता है।
उत्पादन संभावना वक्र के किसी बिंदु पर ढाल, उस बिंदु पर दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात अवसर लागत को व्यक्त करता है। यानी कि एक इकाई बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु कितनी मात्रा छोड़नी पड़ती है। अतः स्थिर अवसर लागत की दशा में यह जो उत्पादन संभावना वक्र होगा एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा, चूँकि सीधी रेखा का ढाल सर्वत्र समान और स्थिर बना रहता है। जबकि बढ़ती लागत की दशाओं में यह वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्योंकि इस वक्र पर बाएं से दाईं ओर चलने पर जो ढाल है वो बढ़ता हुआ रहता है और वो उसकी अवसर लागत को व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं स्थिर अवसर लागत की। हम पहले उस स्थिति की व्याख्या करेंगे जब प्रत्येक देश में वस्तुओं की अवसर लागत स्थिर मानी जाती है। तो स्थिर लागत में जैसा हमने पहले पढ़ा कि उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा वाला ऋणात्मक ढाल वाला होगा। मान लीजिए कि दिए गए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा भारत में 20 किलोग्राम गेहूँ अथवा 40 मीटर कपड़े का उत्पादन हो सकता है, जबकि समान मात्रा के संसाधनों के साथ यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 60 किलोग्राम गेहूँ या 80 मीटर कपड़े का उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत की तुलना में दोनों ही वस्तुओं में अमेरिका ज़्यादा कुशल है या वो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो ये नीचे तालिका में भी दर्शाया गया है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्पादन की संभावनाएं या नीचे वाले तालिका में दी गई। तो टेबल हम देख रहे हैं, यूएसए जो है वो गेहूं में 60 केजी और कपड़ा 80 मीटर बना सकता है। भारत 20 केजी और गेहूं और कपड़ा 40 मीटर बना सकता है। तो इन उत्पादन संभावनाओं के अनुसार यूएसए को गेहूं और कपड़े दोनों के उत्पादन में भारत की अपेक्षा अधिक कुशलता प्राप्त है, यानी कि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त करता है। हालांकि गेहूं के मामले में यूएसए की जो दक्षता है वो 3 गुना अधिक है, 20 से 3 गुना अधिक बना सकता है, और कपड़े के मामले भारत से 2 गुना अधिक कुशल है। तो इन उत्पादन संभावनाओं से हम दोनों देशों में गेहूं और कपड़े की अवसर लागत की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में दी गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 किलो गेहूं की अवसर लागत 80 मीटर कपड़ा है, यानी कि 1 किलो गेहूं की अवसर लागत है 80 डिवाइड बाई 60 बराबर हो गया 1.33 मीटर कपड़ा। इसी प्रकार यूएसए में 80 मीटर कपड़े की अवसर लागत 60 किलोग्राम गेहूँ है, यानी कि 1 मीटर कपड़े की अवसर लागत हो जाएगी 60 डिवाइड बाई 80, यानी कि 0.75 किलोग्राम गेहूँ, यानी कि 750 ग्राम गेहूँ। भारत में 1 किलो गेहूँ की अवसर लागत 2 मीटर कपड़ा हो जाएगी, इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और 1 मीटर कपड़े की अवसर लागत भारत में जो है वो आधा किलो गेहूँ हो जाएगी। तो ये दोनों देशों की अवसर लागतें हमने नीचे टेबल में दर्शाई हैं। टेबल में आप देख सकते हैं यूएसए की 1 केजी गेहूँ के लिए अवसर लागत 1.33 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर कपड़े के लिए 0.75 केजी गेहूँ है। इसी तरीके से भारत के लिए 1 केजी गेहूँ की अवसर लागत 2 मीटर कपड़ा है और 1 मीटर कपड़े की अवसर लागत 0.5 केजी गेहूँ है। तो इस तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ की अवसर लागत भारत की तुलना में कम है और कपड़े के मामले में अवसर लागत भारत की यूएसए से कम है। तो यहाँ हम तुलनात्मक अवसर लागत या जो तुलनात्मक लागत लाभ है वो देख सकते हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है अवसर लागतों के आधार पर। तो ये कम अवसर लागत जो है तुलनात्मक लाभ को दर्शाते हैं। तो यहाँ गेहूं के उत्पादन में किसको अवसर तुलनात्मक लागत लाभ प्राप्त है? यूएसए को, क्योंकि उसकी अवसर लागत भारत की तुलना में कम है। और कपड़े में जो तुलनात्मक लागत लाभ भारत को प्राप्त है, क्योंकि उसकी अवसर लागत यूएसए की तुलना में कम है। तो इस प्रकार व्यापार करने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गेहूं के उत्पादन और निर्यात में और भारत के लिए कपड़े के उत्पादन में और निर्यात विशिष्टीकरण करना फायदेमंद होगा तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत के अनुसार। शेष चर्चा करते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।